नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। और यह हमारा जो टारगेट है बाल विकास में हमारे 30 में से 30 पूरे नंबर लाने का, और यह इसका 8वां पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? परिवार, विद्यालय, पड़ोसी या मित्र मंडली? तो बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है उसका परिवार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है। बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति किसे कहा गया है? माता को, पिता को, बहन को या भाई को? तो बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है माता को। बालक की माता जो है वो प्राथमिक व्यक्ति माना गया है बालक के समाजीकरण के लिए। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है। जनसंचार को, पास पड़ोस को, गैंग को या विद्यालय को? तो बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है पास पड़ोस को। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? रोस का, जॉनसन का, ड्यूवी का या वुडवर्थ का? तो समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन जॉनसन का है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? वाटसन का, मैकाइवर का, जॉनसन का या ड्यूवी का? तो समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह कथन वाटसन का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समाजीकरण के साधन है। समाजीकरण के साधन, परिवार ये इसका साधन है, विद्यालय समाजीकरण का साधन है, समाज विद्यालय समाजीकरण का साधन है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। गलत कथन है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। गलत। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। गलत। तो एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। ऑप्शन डी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सा व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, यह मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए व्यूह रचना कार्य करेगी। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बी है बुद्धि के आधार पर, सी है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, डी है गृह कार्य के आधार पर। तो एक अध्यापक किसी भी समूह में जो समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको कैसे समझ सकता है? तो वो समझ सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को
अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए? सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कार्य केंद्रित, बी है लक्ष्य केंद्रित, सी है कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, डी है पुरस्कार केंद्रित। तो सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? ए है विद्यार्थियों को बताए कि रुचिबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। बी है प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। सी है लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करे। तो यह कथन एकदम विपरीत लग रहा है, इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु। बी है व्यक्तित्व को ढालने के लिए। सी है दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु। डी है उपरोक्त सभी। डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग विशिष्ट गुणों के विकास हेतु भी किया जाता है, उसके व्यक्तित्व को ढालने के लिए भी किया जाता है, और दबी हुई जो प्रगटीकरण है उसको भी निकालने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13। बालक का सामाजिकृत निम्न तकनीक से निर्धारित होता है। साक्षात्कार तकनीक, बी है समाजमिति तकनीक, सी है निरीक्षण तकनीक, डी है जीवनरत अध्ययन तकनीक। तो बालक का सामाजिकृत तकनीक से निर्धारित होता है, तो यह होता है समाजमिति तकनीक से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 14। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। संवेगों का आधिक्य, यह इसकी विशेषता है। बी है संचय की प्रवृत्ति, यह भी इसकी विशेषता है। सी है कल्पना की बहुलता, यह भी इस किशोर अवस्था की विशेषता है। लेकिन मानसिक विकास जो है वो इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सृजनशील बालकों का लक्षण है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, बी है गतिशील चिंतन का अभाव, सी है अनियमितता और डी है जिज्ञासा। इसमें से हमको बताना है सृजनशील बालकों का लक्षण। तो सृजनशील बालकों का लक्षण हो जाएगा जिज्ञासा। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक या डी है मनोरंजन संबंधी कारक। तो चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो है वो आपका मनोरंजन संबंधित कारक। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 17। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु क्या है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो 14 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम या पुस्तक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वह है बालक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 19। बालक द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? पुरस्कृत व्यवहार का, बी है अनुशासित व्यवहार का, सी है प्रायोगिक व्यवहार का या डी है उपरोक्त सभी का।
तो बालक द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के रूप में किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? तो यह किया जाता है पुरस्कृत व्यवहार का। ऑप्शन ए बहुत ही सुंदर उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, तादात्म्यकरण का आशय है। तादात्म्यकरण का आशय क्या है? प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना, बी है योगदान देना, सी है संभावना व्यक्त करना और डी है अभिव्यक्त करना। तो तादात्म्यकरण का आशय क्या होगा? तो ये होगा प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना, यह कहलाएगा आपका तादात्म्यकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 21, छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास संभव होता है। छात्रों में अंतर्निहित जो प्रतिभाएं उनमें छिपी हुई रहती है, उनका विकास संभव होता है संकेत द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा, तादात्म्यकरण द्वारा या क्रिया द्वारा। तो छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास संभव होता है तादात्म्यकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 22, तादात्म्यकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य बताना है। प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना, बी है प्रतिरूप का चयन करना, सी है प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करना, डी है उपरोक्त सभी। तो तादात्म्यकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य के रूप में प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना भी इसके अंतर्गत आता है, प्रतिरूप का चयन करना भी रहेगा, प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण भी रहेगा। इसलिए सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। क्या कह रहा प्रश्न? एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंदूरा के किस सिद्धांत को अनुकरण किया जाता है? तो हमें बताना है इसमें कौन सा अनुकरण किया जाता है। तो इसमें जो अनुकरण रहेगा वो रहेगा तादात्म्यकरण के सिद्धांत का अनुकरण रहेगा। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 24, अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति के आधार पर, आत्मीय व्यवहार के आधार पर, उपरोक्त दोनों या नियम पूर्वक व्यवहार के आधार पर। तो अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन सहानुभूति के आधार पर करता है और आत्मीय व्यवहार दोनों के आधार पर करता है। इसलिए सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण या शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है परंतु उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, यह उसका शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाएगा। ऑप्शन सी बहुत ही सुंदर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, यह हमें बताना है। तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, यह मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करेगा। इसलिए ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 26 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, बी है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, सी है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, डी है उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि जो है वो है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
28 नंबर में दे रखा है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य यह इसके सम्मिलित है मूल्यों के वर्गीकरण में। येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य यह इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं रहेगा। सी है नैतिक मूल्य, यह भी मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित रहेगा। सांस्कृतिक मूल्य भी रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 28 का बी वाला विकल्प रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तिगत के संगठन का स्वरूप जो है वो होगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न संख्या 30। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। बी है प्याजे ने कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी में दे रखा है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो ये वाला विकल्प जो रहेगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया और यह इसका 8वां भाग था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी पार्ट देखकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप एक नोटबुक में नोट करके उसका रिवीजन अवश्य करें।